नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आज या 6 से 8 शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का PDF और आज का वीडियो ये आपके लिए है। इसमें हम देखिए आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में CDP के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं, यानी हिंदी और CDP के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। इसमें ऐसे सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से अवश्य रहते हैं, तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, राम देखने में सुंदर है। राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या है आपको बताना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, ठीक है। देखिए इस वाक्य में हम देखते हैं तो राम, किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, संज्ञा है, ठीक। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और सुंदर है, ठीक है, सुंदर। तो सुंदर ये क्या है, ये राम की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, राम की विशेषता। तो राम क्या चीज़, संज्ञा। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें सुंदर क्या चीज़ होगा अब आपको पता चल गया होगा। सुंदर जो है विशेषण है, ठीक है, सुंदर विशेषण है। तो आपसे पूछा था कि इसमें सुंदर क्या है, तो सुंदर विशेषण है। राइट आंसर C हो जाएगा। क्लियर। वह झगड़ालू आदमी है, वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वह क्या है, तो वह जो है संज्ञा के बदले में आया है। तो संज्ञा के बदले में आया है मतलब वह जो है आपका सर्वनाम है। क्या है, वह सर्वनाम है। और झगड़ालू, तो झगड़ालू मतलब क्या है, उसकी विशेषता है कि वह झगड़ता है। तो वह विशेषता है आदमी का कि वह झगड़ता है। तो जो सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसको भी तुम लोग क्या कहेंगे, विशेषण ही कहेंगे। इसलिए झगड़ालू क्या चीज़ हो जाएगा, विशेषण होगा। तो राइट आंसर B हो जाएगा, झगड़ालू हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया, इसमें विशेषण कौन है। रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया, इसमें विशेषण कौन है, ठीक है। सबसे पहले रमेश नाम है तो ये तो संज्ञा हो जाएगा। 2 किलोग्राम एक मात्रा है, तो मात्रा क्या चीज़ होता है, मात्रा विशेषण को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मात्रा विशेषण को ही कहा जाता है। तो ये 2 किलोग्राम यहाँ पर विशेषण होगा, तो राइट आंसर 2 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अंधों में काना राजा मुहावरा का क्या अर्थ है। बताना है कि अंधों में काना राजा मुहावरा का क्या अर्थ है। मूर्खतापूर्ण व्यवहार, लज्जित होना, मूर्खों में थोड़ा समझदार या कोई नहीं, ठीक है। यही कहावत है कि अंधों में काना राजा, यानी सब मूर्ख हैं लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति जो थोड़ा सा समझदार, तो मूर्खों में थोड़ा सा समझदार को ही अंधों में काना राजा के नाम से जाना जाता है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का क्या अर्थ है आपको बताना है, ठीक है। सबसे अलग रहकर काम करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, स्वयं अपना अहित करना या कोई नहीं, ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का क्या अर्थ है, तो सबसे अलग अपना स्वार्थ पूरा करना, ठीक है। अपना स्वार्थ पूरा करना, इसके लिए आपको जो भी प्रयास करता है उसको कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ पूरा करना इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का क्या अर्थ है। सबसे अलग रहकर काम करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, स्वयं अपना अहित करना या कोई नहीं, ठीक है। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का सही अर्थ होगा सबसे अलग रहकर काम करना। क्या होगा, सबसे अलग रहकर काम करना। नेक्स्ट प्रश्न, संभवतः राम पटना से आ रहा है,
संभवतः राम पटना से आ रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है बताइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ अंतिम में लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है का मतलब होता है कि यह वर्तमान काल का है। तो अब देखिए इसमें सब वर्तमान काल है, इसलिए अभी डिसाइड नहीं हो पाएगा। अब संभवतः, अगर जिसमें संभवतः जुड़ा रहे तो उसको संभाव्य कहेंगे। वर्तमान काल तो है ही, लेकिन वर्तमान काल का ये कौन सा काल होगा, तो संभाव्य वर्तमान काल होगा। संभाव्य वर्तमान डी में है, राइट आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें संभावना के बारे में बताया जा रहा है। वे पत्र पढ़ते थे किस प्रकार के काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये पढ़ते थे, सबसे पहले थे से तो हो गया कि ये भूतकाल का होगा, बाकी कुछ होगा तो कट जाएगा। तो इसमें देखिए एक वर्तमान काल है, ये तो होगा नहीं, एक भविष्यत काल है, भूतकाल का होगा। अब भूतकाल में सामान्य बातों को बता रहा था, ते थे, ते थी, अगर ये सब रहता है तो उसको हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राम खेल रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। राम खेल रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या कोई नहीं। ठीक है, राम खेल रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि राम खेल रहा था। ठीक है, राम क्या हो रहा है, खेल रहा था, ये किस प्रकार के काल का उदाहरण है। सबसे पहले यहाँ पर था इसका मतलब भूतकाल होगा, तो ये तीनों भूतकाल है। अब भूतकाल का देखिए यहाँ पर भेद दे दिया है, कौन भेद होगा, राम खेल रहा था, इसका मतलब है खेल ही रहा है, काम पूर्ण नहीं हुआ है, काम पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण नहीं होना मतलब अपूर्ण है काम, तो अपूर्ण है काम, तो इसलिए इसको अपूर्ण भूतकाल में ले जाइएगा। किसमें, अपूर्ण भूतकाल में ले जाइएगा। जिसमें काम पूरा न हो तो उसको अपूर्ण भूतकाल हम लोग कहेंगे, अपूर्ण में होता है। तो राम खेल रहा था मतलब खेलने का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, चल ही रहा था, इसलिए खेल का काम अभी अधूरा है, मतलब अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या कोई नहीं। ठीक है, तो बुढ़ापा क्या बता रहा है, बुढ़ापा अवस्था को बता रहा है। ठीक है, जिसको हम कुछ भी बयान नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नाउन जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, यानी किसी भी अवस्था को अगर दर्शा रहा हो, चाहे वो बचपन हो, बुढ़ापा हो, जवानी हो, किसी भी अवस्था को यदि वह दर्शा रहा हो तो वह आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाता है, जिसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग कहते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न आपका सीजी टेट 2013 में आया था और एमपी टेट 2018 में आया हुआ है। क्लियर। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है कि जो मिठास है वो किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो मिठास क्या चीज़ है, तो मिठास सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा लगा, कितना मीठा लगा। ठीक है, तो वैसा संज्ञा जिसमें स्वाद वाली चीज़ें बताई जा रही हो, स्वाद, मीठा, खट्टा, तीता, तीखा, नमकीन, ये स्वाद वाली जितने भी चीज़ आ जाएगी ना, सबको आप भाववाचक संज्ञा में डाल दीजिएगा। किस में डालिएगा, सबको भाववाचक संज्ञा में लेके चले जाइएगा, जितनी स्वाद वाली चीज़ें आएगी। ठीक है, तो राइट आंसर सी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आर टेट 2014 में पूछा है और एच टेट 2018 में पूछा है। ठीक है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, बिहार टेट में पूछा गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षक से पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, शिक्षक से पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर जातिवाचक हो जाएगा। 6 वर्ण किसके संयोग से बना है, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ आप जान जाइएगा, ये संयुक्त व्यंजन। ठीक है, किसको, संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं, ये पूछ दिया जाता है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है कि इसमें कौन संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन जो है उसको हम लोग कहते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहने का तात्पर्य होता है कि यह कोई ना कोई 2 अक्षरों के संयोग से बना है। तो ये संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जरूर आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ से एक प्रश्न रहेगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो और देखिए इसका पहले क्या है कि आपको हमने यहाँ पर JCERT जैक की किताब से आपका हिंदी का पूर्ण रूपेण नोट्स बना दिया है। आप चाहते होंगे कि अगर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ना है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो आपके लिए यह जितने भी प्रैक्टिस सेट बाज़ार में आए हुए हैं उससे यह आपके लिए सबसे बेस्ट होगा।
इसलिए आप इसको लेना कभी भी नहीं भूलिएगा। तो 1 से 5 के लिए देखिएगा, टोटल सब्जेक्ट का आप PDF लेना चाहते होंगे तो 500 रुपये में आपको मिल जाएंगे, और 6 से 8 के लिए भी 500, और दोनों के लिए आप 800 रुपये में लेकर के यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और देखिए 1 से 5 का भी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। तो जो शिक्षक टेस्ट सीरीज देना चाहते होंगे, जिनको लगता है कि हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो 300 रुपये दे करके 30 टेस्ट सीरीज यहाँ से लगा सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज आप जरूर ले लीजिएगा और यहाँ से जरूर तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो 6 किसका किसका है, तो देखिए वो आपका हो जाएगा क में हलन और स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 6 त्र ट और स में हलन, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द इसमें कौन है, साप्ताहिक, साप्ताहिक कोई नहीं। तो शुद्ध शब्द है साप्ताहिक। क्या है आपका, साप्ताहिक जो है शुद्ध शब्द है। चावल किस प्रकार का शब्द है बताइएगा, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। तो हमने बताया था कि वैसे शब्द जिसको हम तोड़ते हैं तो इसका अलग अलग यदि अर्थ निकलता है तो वह यौगिक में जाएगा, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसको हम लोग किस में करते हैं, रूढ़ में कहते हैं। तो चावल जो है आपका रूढ़ शब्द है। चावल कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है, ठीक है। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ को हमने पढ़ा भी दिया है, उसका PDF और वीडियो कल हमने आपको दे भी दिया है, ठीक है। तो चावल जो है अति शब्द है, रूढ़ शब्द है। और प्रतिदिन कैसा शब्द है बताइएगा हमको, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन जो है यौगिक शब्द है। कैसा है, यौगिक शब्द है, ठीक है। और बताइएगा त्रिनेत्र किस प्रकार का शब्द है। अगर कोई त्रिनेत्र बोल दे तो त्रिनेत्र किस प्रकार का शब्द होगा बताइएगा। तो त्रिनेत्र ये यौगिक है और साथ में इसका विशेष अर्थ निकल गया, इसलिए यह योगरूढ़ होगा। तो यह योगरूढ़ शब्द में चला जाएगा। यानी वैसे यौगिक शब्द जिसका विशेष अर्थ निकल जाता है तो उसको हम लोग योगरूढ़ की श्रेणी में रखते हैं। दोपहर में कौन सा समास है, आपको बताना है कि दोपहर जो है उसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कोई नहीं, ठीक है। दोपहर में क्या होता है, तो दोपहर में एक संख्या आ रहा है, दो पहरों का समाहार। तो जिसमें विग्रह कीजिएगा और संख्यावाचक शब्द आएगा, विग्रह कीजिएगा और संख्यावाचक शब्द कहने का मतलब होगा 2, 3, 4, 5, ये सब शब्द आ रहा है और विशेष अर्थ कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो वह जो है द्विगु समास में जाएगा। द्विगु का मतलब भी होता है 2, यानी संख्यावाचक चीज़ जो हम द्विगु में डालते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि उसका विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। अगर विशेष अर्थ निकलेगा तो बहुब्रीहि में चला जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसमें अल्प प्राण व्यंजन कौन है, आपको बताना है अल्प प्राण व्यंजन कौन है, अंग, क, च या सभी, ठीक है। देखिए आप लोग अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। अल्प प्राण व्यंजन कौन होता है, महाप्राण व्यंजन कौन होता है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने नोट्स आपके लिए बना दिया है कि अल्प प्राण में किसको रखिएगा, महाप्राण में किसको रखिएगा। देखिए यदि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा व्यंजन जो है अल्प प्राण कहलाएगा। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग कहने का मतलब क, ख, ग, घ, अंग, उसमें पहला, तीसरा और पांचवा जो सब अक्षर है वो आपका क्या है, अल्प प्राण है। वो क्या है आपका, अल्प प्राण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क, ख, ग, घ, अंग में क जो है अल्प प्राण है, ग जो है आपका अल्प प्राण है, अंग जो है आपका अल्प प्राण है, ठीक है। तो अल्प प्राण समझ गए किसी भी वर्ग का। जैसे च वर्ग का कीजिएगा तो च, छ, ज, झ यहाँ लिखेंगे हम लोग। इसमें च क्या होगा, पहला है इसलिए ये अल्प प्राण है, ज तीसरा है अल्प प्राण है, यहाँ तीसरा है अल्प प्राण है। क्लियर हो गया। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण कहलाएगा। तो अब बताइए जो बचा वो कौन बचा, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा क्या कहला जाएगा बताइए, महाप्राण कहला जाएगा, ठीक है। तो आपको अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया, किसमें महाप्राण कौन है, तो बताइए ख है, छ है, भ है, क्या है। तो आप यहाँ पर देखिएगा क वर्ण लिखते हैं तो क, ख, ग, घ अंग आता है। तो क पहला, ख दूसरा, तो दूसरा है, तो दूसरा यहाँ पे महाप्राण है, ठीक है। और फिर बे महाप्राण है, छ, भ भी देखिएगा बीच में आता है तो ये भी अल्प प्राण है, यानी राइट महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। इसलिए राइट आंसर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा जब भी पूछे। जैसे ख लिख रहा है तो हम लिखेंगे क, ख, ग, घ अंग, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, तो ये दूसरा और चौथा महाप्राण, तो ख हो गया। अगर भ की बात करते हैं तो भ को चेक कीजिएगा तो प के वर्ग में आता है। तो प, फ, ब, भ, म, प पहला, ब तीसरा
और म पांचवा, तो ये बचा दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तो इसलिए भ भी महाप्राण है। इसी तरह से क्लियर कर लीजिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। याद रख लीजिएगा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। चलिए अब सीडीपी के भी कुछ प्रश्न को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, कुछ मिक्सअप। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाई बहुत पहले हुई है, लेकिन उसका हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, तो उसी चीज़ का रिपीटेशन आपका चल रहा है यहाँ पे। क्लासेज आपका दोनों के लिए 1 to 5, 6 to 8 दोनों का रिपीटेशन क्लासेज चल रहा है, इसलिए आप सभी इसको बनाते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है, जिससे पहला को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। पहला को क्या कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था। दूसरा को क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा को क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा को क्या कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो संवेदी गामक अवस्था का उम्र कितना होता है आपको पता होगा, 0 से लेकर के 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का कितना होता है, 2 से लेकर 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है, 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है 11 वर्ष से ऊपर, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो सेकेंड स्टेज में आता है तो 2 से 7 वर्ष होता है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी अवस्था कौन सी आपको बताना है। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। तो सबसे पहले बच्चा संवेदी गामक अवस्था में रहता है, तो ये पहली अवस्था है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ये दूसरी अवस्था है। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरी अवस्था है। और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो चौथी अवस्था है। आपसे प्रश्न किया गया है कि तीसरी अवस्था कौन सी है, तो तीसरी अवस्था जो है आपकी वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो लेकर 7 से लेकर के 11 वर्ष होता है। याद रख लीजिएगा, पियाजे से एक प्रश्न आपका आने वाला एग्जाम में है 100%, इसलिए आपको देखिए यहाँ पे हम बहुत कम प्रश्न दिए हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है। यदि आप कम पढ़ करके और अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप एग्ज़ाम के जाने से पहले अगर 2 दिन 3 दिन भी समय बचे हुए हैं तो आप यहाँ से PDF और वीडियो एक बार ले करके पढ़ करके ही जाएंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए सभी को यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित करता है, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार 4 अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था, ये कितना होता है अभी आपको हमने बताया था, 0 से लेकर 2 वर्ष। और फिर यहाँ पर होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 11 वर्ष से ऊपर, ठीक है। तो आपसे पूछा है 2 से 7, तो 2 से 7 बताइए किस में जा रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, बताइएगा आप सभी को। अभी बार बार देखिए इसका रिपीटेशन चल रहा है, ये अवस्था से एक प्रश्न होगा तो होगा, 100% गांठ मान लीजिएगा आप सभी को। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाएगी, बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या संवेदी। संवेदी चलता है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलता है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चलता है 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चलता है 11 से ऊपर। तो आपसे पूछा है कि 7 से 11 वर्ष वाला अवस्था क्या कहलाता है, तो 7 से 11 वर्ष वाला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पर देखिए लिख दिया है, आप सभी को इसको नोट्स बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र क्या होता है, बताइए आप सभी को। अभी आप लोगों ने देखा जन्म से 24, 2 से 7, 7 से 11, 11 से ऊपर, ठीक है। तो आपको देखिए जन्म से 24 माह तक का होता है संवेदी गामक अवस्था। 2 से 7 वर्ष होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से ऊपर होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा औपचारिक या अमूर्त जो होता है वो 11 वर्ष के बाद होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या है, आपको बताना है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या सभी। यूपी टेट 2014 में पूछा गया था, ठीक है, कि एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है। तो देखिए एक अच्छे परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र वैध भी होना चाहिए, वह विश्वसनीय भी होना चाहिए और उसमें वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। बहुत बारी प्रश्न पूछा है, अच्छे परीक्षण की विशेषता हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए देख के जाइएगा, सभी को बना के जाइएगा।
सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है बच्चों के सुधार के लगातार परीक्षण, बच्चों के व्यवहार को सुधार करना, कमज़ोर विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की धमनी को पहचानना। राइट आंसर ये हो जाएगा, बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना होता है। ठीक है। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है शिक्षण बिंदु को, कथन को, प्रस्तुतिकरण को, शिक्षण उद्देश्य को। एमपी टेट 2015 में पूछा गया है। ठीक है। मूल्यांकन उपागम में किसको प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षण उद्देश्य को प्राथमिकता दी जाती है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है? यूपी टेट 2012, सीजी टेट 2016, यू टेट 2018। आपको बता देता है कि ये जो बुद्धि लब्धि है, एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% रहेंगे। तो आपको यहाँ पर जो पीडीएफ बनाया गया है बुद्धि लब्धि का, सब चीज़ 100% आपको दे दिया गया है, बना दिया गया है। आप वहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा। तो बच्चा जैसे 90 से ऊपर और 110 के बीच है तो हम लोग इसको मानते हैं कि सामान्य है। 110 से अधिक होता है तो उसको हम लोग मानते हैं कि तीव्र बुद्धि का है। 110 से 130 तक, 130 से ऊपर होता है तो उसको मानते हैं प्रखर बुद्धि का है। और 140 से अधिक होता है तो उसको मानते हैं हम लोग विशिष्ट बच्चा है, भाग्यशाली बच्चा है। ठीक है। तो 110 से अधिक है उसकी बुद्धि लब्धि, इसलिए यह कैसा बच्चा होगा? 10 से अधिक है तो आप यहाँ पर तीव्र बुद्धि लेकर के चलिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का है? प्रतिभाशाली, तीव्र, प्रखर या सामान्य। ठीक है। तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह बच्चा किस प्रकार का है? तो वह बच्चा जो है आपका यहाँ पर वह बच्चा जो है आपका सामान्य बुद्धि का है। 90 से लेके 100 तक का जो होता है वह बच्चा सामान्य होता है, इसलिए ये सामान्य बच्चा है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है, एकदम एक्यूरेट 90 है, वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली, प्रखर, मंद या सामान्य बुद्धि। ठीक है। देखिए ऐसे 90 से ऊपर जो होता है वो चलता है सामान्य बुद्धि, लेकिन यहाँ पर आपको अब ऑप्शन दिया है, देखिए मंद बुद्धि। ठीक है। तो आप 90 से कम होगा तो मंद बुद्धि, या 90 तक होगा तो मंद बुद्धि ले सकते हैं, लेकिन 90 से ऊपर जैसे कहेगा तो आप सामान्य बुद्धि में चले जाइएगा। 90 से ऊपर सामान्य बुद्धि। ठीक है। प्रश्न बहुत तरह का हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर आपको डेली शाम को 7 बजे आपको क्लासेस करवा रहे हैं, इसलिए आप डेली शाम को 7 बजे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।